Hello viewers, myself is Dr. Neeta and you are watching my channel Learn Literature with Dr. Neeta. So let us begin today's topic. हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज जानेंगे सर फिलिप सिडनीज के व्यूज़ ऑन ड्रामा जो उन्होंने अपनी एन एपोलॉजी फॉर पोइट्री में डिफ़ाइन किए हैं। इससे पहले भी सर फिलिप सिडनी पे 2 वीडियोस आप चैनल पे देख सकते हैं। एक में एन एपोलॉजी फॉर पोइट्री का ओवरव्यू है और दूसरी वीडियो में वेरियस काइंड ऑफ पोइट्री जो उन्होंने बताई हैं अपनी एन एपोलॉजी फॉर पोइट्री में। और इस वीडियो में हम देखेंगे सर फिलिप सिडनीज के व्यूज़ ऑन ड्रामा। तो सर फिलिप सिडनी के व्यूज़ ऑन ड्रामा जानने से पहले आप समझिए कि उस लिटरेरी एज में चल क्या रहा था और इंग्लिश ड्रामेटिस्ट्स जो हैं वो किस तरीके के ड्रामाज लिख रहे थे। इस एपोलॉजी फॉर पोइट्री में सिडनी ने उसी पैथेटिक स्टेट ऑफ पोइट्री को डिफ़ाइन किया है। अब देखिए, टर्म पोइट्री जो सिडनी यूज़ करते हैं वो उन्होंने ओरिजिनल ग्रीक सेंस में ही यूज़ किया है और जब भी वो पोइट्री कहें तो उसमें ड्रामा ऑलरेडी इंक्लूडेड है। तो पोइट्री कहें या ड्रामा कहें सिडनी, तो आप एक ही बात समझिएगा। सो ड्यूरिंग रिनासा इन इंग्लैंड, स्टीफन गॉसन एक पोइट थे और मैं बता भी चुकी हूँ आपको कि उन्होंने कई सारे से चार्जेस लगाए थे पोइट्री के ऊपर और पोइट्स को उन्होंने एक तरीके से गाली दी थी और कहा था कि स्टीफन गॉसन रैंक्ड पोइट्स एंड प्ले राइट्स एमंग माउंथीबैंक। माउंथीबैंक इज़ फ्रॉम द इटालियन फ्रेज। ये इटालियन फ्रेज़ है जो 16-17 सेंचुरी में क्वाइट पॉपुलर थी और यूज़ की जाती थी फ्रॉड और डिसीटफुल परफॉर्मर्स के लिए, यानी जो धोखे से लोगों को पागल बना के पैसा इकट्ठा करते थे, उस तरीके के लोगों के लिए ये माउंथीबैंक, ये मैंने प्रोनाउंसिएशन मेंशन किया है, ये कहा जाता था। अब स्टीफन गॉसन ने पोइट्स को ही इस माउंथीबैंक जैसे टर्म से नवाज दिया और ये एक बड़ी डिसरिस्पेक्टफुल बात थी कि पोइट्स को डिसीटफुल और फ्रॉड परफॉर्मर्स कहा जाए। स्टीफन गॉसन ने पोइट्री और ड्रामा को बताया कि इसमें बहुत सारी चीप ट्रिक्स यूज़ कर रहे हैं पोइट्स और ड्रामेटिस्ट टू डिसीव एंड करप्ट द ऑडियंस, और अपनी ऑडियंस को वो करप्ट कर रहे हैं, डिसीव कर रहे हैं। कहने का मतलब सीधे सीधे चार्जेस उन्होंने ड्रामेटिस्ट और पोइट्स पे लगा दिए और कहा कि ये लोग लोगों को करप्ट कर रहे हैं। सिडनी को ये बात अच्छी नहीं लगी। सिडनी हिमसेल्फ वॉज ए वेरी फाइन एंड इंटेलिजेंट पोइट, तो उन्होंने अपने एन एपोलॉजी फॉर पोइट्री में इंग्लिश ड्रामा की स्टेट को जज किया, उसके बारे में अपने कमेंट कहे और फिर उन्होंने इन क्रिटिक्स को भी उनके कही गई बातों का जवाब दिया। अब देखिए सिडनी खुद क्या सोचते थे कि ड्रामा कैसा चल रहा है। उन्होंने कंटेम्प्रेरी इंग्लिश ड्रामा की एनालिसिस की और एनालिसिस का आधार क्या था करने का, उसका बेसिस था अरिस्टोटल, क्योंकि सिडनी एक क्लासिसिस्ट हैं और वो अरिस्टोटल की तरीके से ही सोचते हैं, चाहे वो फंक्शन ऑफ पोइट्री हो चाहे ड्रामेटिक स्ट्रक्चर हो। तो ड्रामेटिक उन्होंने देखा कि ड्रामा में जो ड्रामेटिक स्ट्रक्चर की सिग्निफिकेंस है और इम्पोर्टेंस है, जिस तरीके से अरिस्टोटल ने कहा है, सिडनी ने नोटिस किया कि उस तरीके की ड्रामेटिक स्ट्रक्चर को रिनासा पीरियड के ड्रामेटिस्ट फॉलो नहीं कर रहे हैं। अरिस्टोटल हमेशा इस बात पे स्ट्रेस देते हैं कि ड्रामा का और पोइट्री का एक मॉरल पर्पस होना चाहिए। तो सिडनी ने इस तरीके से भी एनालाइज़ किया कि जो इंग्लिश ड्रामा उस समय लिखा जा रहा है उसका मॉरल पर्पस फुलफिल हो रहा है या नहीं। अब जब उन्होंने एनालाइज किया तो क्या पाया, ही स्ट्रांगली क्रिटिसाइजेज फेलियर ऑफ इंग्लिश ड्रामेटिस्ट टू एडियर टू द क्लासिकल स्टैंडर्ड। सिडनी ने पाया कि जो उस समय ड्रामेटिस्ट लिख रहे हैं रिनासा पीरियड में, वो किसी भी तरीके से क्लासिकल स्टैंडर्ड पे फिट नहीं आ रहे हैं। उन्होंने ये भी एक्सेप्ट किया कि पोइटिकल डिकेडेंस है, मतलब पोइट्री के लेवल में स्टैंडर्ड में गिरावट आई है और टेंडेंसी ऑफ द इंग्लिश पोइट्स टू राइट अनइंस्पायर्ड राइटिंग। और उन्होंने पाया कि जो इंग्लिश पोइट लिख रहे हैं
वो अपनी मन की मर्जी से लिख रहे हैं, अपने तरीके के नियम कायदे बना रहे हैं, उन्होंने किन्हीं दूसरे क्लासिसिस्ट से इंस्पिरेशन नहीं ली है। इसे उन्होंने इनविटा मिनर्वा से इंडिकेट किया है। मिनर्वा इज़ द रोमन गॉडेस का नाम है, जो विजडम, आर्ट और टैलेंट की देवी मानी जाती हैं। उन्होंने कहा कि वो मिनर्वा के हिसाब से नहीं चल रहे हैं। कहने का मतलब मिनर्वा के हिसाब से जो प्रेरित होकर रोमन पोइट्स ने लिखा था, जो स्टैंडर्ड मेंटेन किए थे, उन स्टैंडर्ड्स को कंटेम्प्रेरी इंग्लिश ड्रामेटिस्ट फॉलो नहीं कर रहे हैं। ही फेवर्स टू फॉलो क्लासिकल मॉडल्स ऑफ ड्रामा राइटिंग। सिडनी हमेशा इस फेवर में रहे कि जो क्लासिकल मॉडल्स हैं, रोमन और ग्रीक मॉडल्स, उनको फॉलो किया जाना चाहिए। अब देखिए, स्ट्रक्चर के बारे में अरिस्टोटल ने अपनी पोएटिक्स में बहुत ज़्यादा एम्फेसिस दी है 3 यूनिटीज़ पे। दीज 3 यूनिटीज़ आर द यूनिटी ऑफ टाइम, यूनिटी ऑफ प्लेस एंड यूनिटी ऑफ एक्शन। और मेरे को लगता है आप लोग को ये पता होना चाहिए कि यूनिटी ऑफ टाइम, प्लेस और एक्शन का क्या कंसेप्ट है। यूनिटी ऑफ टाइम स्टैंड करती है कि जो भी स्पैन स्टेज पे दिखाया जाए वो 24 आवर्स से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। द ड्रामा शुड डिफाइन और should show on the stage a single location, and there should be a single action. It means the main plot should be there, and the main action should move forward accordingly. It means he was against very more than one action. It means more than one plots. So this was suggested by Aristotle that the unity of time, place and action should be maintained. लेकिन सिडनी ने पाया कि जो इंग्लिश प्ले राइट्स हैं वो न तो इन यूनिटीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हैं, उनके प्लॉट्स भी डिसजॉइंट हैं। मतलब एक से ज़्यादा प्लॉट्स हैं तो उसमें एक्शन भी जो है, जो लोकेशंस और एक्शंस जो हैं वो जगह जगह दिखाई दे रहे हैं, और लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम है 24 आवर्स से ज़्यादा का, और मल्टीपल लोकेशंस हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं वो क्लासिकल मॉडल से कहीं मैच नहीं करती थी। सिडनी ने इन सारी चीज़ों को ऑब्जर्व किया और कहा कि अगर स्ट्रक्चर और ड्रामा में पुराने स्टैंडर्ड्स को नहीं माना जाएगा तो निश्चित रूप से इसका एक प्रभाव पड़ेगा। क्या प्रभाव पड़ेगा? इट वुड लेसन इट्स इमोशनल एंड मोरल इम्पैक्ट ऑन द ऑडियंस, कि ऑडियंस के ऊपर इसका विपरीत प्रभाव पड़ेगा। ये मॉरल लेसन्स जैसे दिए जाने चाहिए ना उस लेवल पे दे पाएगा, ना ही उन्हें इमोशनली कनेक्ट कर पाएगा। ये वीकनेसेस सिडनी जानते थे अबाउट इंग्लिश ड्रामा। दूसरी बात, मॉरल पर्पस। सिडनी हमेशा अरिस्टोटल के साथ हैं। जब भी वो पर्पस ऑफ ड्रामा और पर्पस ऑफ पोइट्री की बात करते हैं तो वो कहते हैं कि पोइट्री का पर्पस हमेशा मॉरल पर्पस भी होना चाहिए, नॉट ओनली एंटरटेनमेंट। और उन्होंने कहा कि ट्रेजिडी स्पेशली ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है क्योंकि ट्रेजिडी का अल्टीमेट पर्पस कैथारसिस है, जो फाइनली लीड करता है फीलिंग्स ऑफ पिटी एंड फियर की तरफ। और अल्टीमेटली जब ट्रेजिडी पूरी हो जाती है तो जो ऑडियंस हैं दे आर लीडेड टू ए डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्च्यू एंड ह्यूमन फ्रेलिटी। तो उनका बेसिक ज्ञान बढ़ जाता है किसी ह्यूमन वर्च्यूज़ के बारे में और ह्यूमन वीकनेसेस के बारे में। कहने का मतलब ट्रेजिडी का अपना एक मॉरल फंक्शन है। ही स्ट्रेसेस द एम ऑफ ड्रामा इज़ नॉट जस्ट टू एंटरटेन। वो कहते हैं कि जो उस पीरियड में ड्रामाज लिखे जा रहे हैं तो उनका पर्पस सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं होना चाहिए, बल्कि टीच मॉरल लेसन्स, मॉरल सिखाना भी उसका एक पर्पस होना चाहिए। और वो सिखाया जा सकता है उस ही स्ट्रक्चर को फॉलो करके जो क्लासिकल मॉडल्स में दिया गया है। सच ए पर्पस ही फाइंड्स मिसिंग इन कंटेम्प्रेरी ड्रामा। और उस समय जो ड्रामा लिखा जा रहा है उसमें ये पर्पस दिखाई नहीं देते हैं, एज दीज वेर मेनली कंसर्न विद एंटरटेनमेंट। और वो देख रहे थे कि उस समय जो ड्रामाज लिखे जा रहे थे उसमें मॉरल पर्पस बिल्कुल गौण हुआ जा रहा था, वो ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं था। सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंस थी एंटरटेनमेंट की। इसके अलावा अरिस्टोटल ने ये भी कहा है कि हमें ट्रेजिक और कॉमिक एलिमेंट को मिलाना नहीं चाहिए। ये दो अलग अलग जॉनर हैं
और उनके स्ट्रक्चर, पर्पस और इमोशनल इम्पैक्ट भी अलग अलग होते हैं। और अगर हम इन दोनों चीज़ों को मिक्स करेंगे, ट्रेजिक और कॉमिक को मिक्स करेंगे, तो दोनों का ही जो पर्पस है वो फेल हो जाएगा। इट वुड डायल्यूट द इमोशनल पावर ऑफ ट्रेजिडी, इमोशनल पावर ऑफ ट्रेजिडी कम हो जाएगी, और ह्यूमरस इंटेंट ऑफ कॉमेडी, और कॉमेडी में जो ह्यूमर होना चाहिए वो कम हो जाएगा, और इससे ऑडियंस के एक्सपीरियंसेस पे फ़र्क पड़ेगा। सिडनी एक्नॉलेजेस द वैल्यू ऑफ कॉमेडी। सिडनी कॉमेडी की वैल्यू को भी मानते हैं, कहीं अरिस्टोटल से ज़्यादा मानते हैं, और वो कहते हैं कि कॉमेडी ज़रूरी है लाइट एंटरटेनमेंट के लिए, अगर आप ह्यूमन फॉलीज को एक्सपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए। और लेकिन इसके साथ ही वो ये भी कहते हैं कि जो कॉमेडी है वो रिफाइंड होनी चाहिए, वो इतनी ज़्यादा फॉलीज को एक्सपोज करने वाली, इतनी सैटरिक नहीं होनी चाहिए दैट इट मे डिजनरेट इनटू वल्गरिटी। ट्रेजिडी उनके हिसाब से उसका ग्रेट मॉरल पर्पस है, और इसीलिए देयर शुड नॉट बी एनी मिक्सिंग ऑफ कॉमिक एलिमेंट इन द ट्रेजिडी। और ट्रेजिडी अपना मॉरल पर्पस फुलफिल करती है। जब किसी हीरो का मॉरल स्ट्रगल ऑडियंस देखते हैं तो वो समझ जाते हैं कि इस हीरो की इतनी सी फ्लॉ के कारण, इतनी सी वीकनेस के कारण उसे इतने सारे परिणाम झेलने पड़े, तो वो अपनी लाइफ में उन चीज़ों को बेटर करने की कोशिश करते हैं आफ्टर लर्निंग दैट लेसन। अब सिडनी जानते थे कि ये कमियां हैं उनके टाइम के ड्रामेटिस्ट में, और सिडनी पॉइंट्स आउट दैट मैनी इंग्लिश प्लेस फेल टू फॉलो द क्लासिकल मॉडल एंड ऑफन फीचर इम्प्रोवेबल प्लॉट्स, लैक ऑफ फोकस एंड इनअप्रोप्रिएट ब्लेंडिंग ऑफ द टोन्स, के ना तो वो यूनिटीज़ को मान रहे हैं और ना ही वो फोकस है उनमें, और उसमें ब्लेंडिंग भी है कॉमिक और ट्रेजिक की। तो वो बहुत इफ़ेक्टिव और इम्प्रेसिव ड्रामाज नहीं हैं उनके पीरियड में जो लिखे जा रहे हैं। लेकिन इस सब के बावजूद वो डिफेंड करते हैं। प्यूरिटन अटैक जो हुआ था, स्टीफन गॉसन ने किया था, उसके अगेंस्ट वो प्रोटेक्ट करते हैं। उन्होंने एक बात कही कि अगर ड्रामा अपने आप में कोई अच्छी या बुरी चीज़ नहीं है, ड्रामा अपने आप में एक अच्छी ही चीज़ है, ड्रामा कोई बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन ड्रामा लिखने वाले उसमें उसे ठीक तरीके से प्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, इसलिए वो वैसे परिणाम नहीं दे पा रहा जैसे उसे देने चाहिए। ड्रामा स्वयं में बुरा नहीं है, वो आर्ग्यू करते हैं। सिडनी आर्ग्यूज ड्रामा व्हेन प्रॉपरली कंस्ट्रक्टेड, अगर आप उसका कंस्ट्रक्शन ठीक कर दोगे, स्ट्रक्चर ठीक कर दोगे, तो वो मॉरली इंस्ट्रक्टिव भी हो जाएगा और इमोशनली इंगेजिंग भी हो जाएगा। उसके अंदर शक्ति होगी, इट कैन मूव द ऑडियंस एंड इंस्पायर वर्चू, कि वो अच्छाई ऑडियंस को सिखा सके, दस सर्विंग ए नोबल पर्पस। तो ड्रामा सर्व कर सकता है नोबल पर्पस, बशर्ते कि उसे ठीक से कंस्ट्रक्ट किया जाए, वो क्लासिकल मॉडल्स फॉलो किए जाएं। सो ड्रामा इन इट सेल्फ इज नॉट बैड और इमोरल, अपने आप में वो बुरा नहीं है एज ए जॉनर, रादर द कंटेम्प्रेरी प्ले राइट्स कुड नॉट यूज इट इन ए प्रॉपर मैनर। तो बात ड्रामा की नहीं है, बात है ड्रामेटिस्ट की। ड्रामेटिस्ट सही से यूज़ नहीं कर रहे हैं और इसीलिए वो ठीक अपने पर्पस को फुलफिल नहीं कर पा रहा। तो अगर वो उसे ठीक से यूज़ करें तो ड्रामा अपने आप में और पोइट्री अपने आप में कोई बुरी चीज़ नहीं है। आई थिंक यू वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड द Sydney's views on drama. So thanks for your patience listening.